गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नागरिक शास्त्र का अध्ययन करेंगे। नागरिक शास्त्र का चौथा अध्याय जिसका शीर्षक है केंद्र की सरकार। इसके पहले आपने 7वीं कक्षा में राज्य सरकार के बारे में अध्ययन किया था। राज्य सरकार किसे कहते हैं? तो राज्य सरकार वह सरकार होती है जो राज्य के लिए कानून बनाती है और उनका जो कानून होता है उसी राज्य तक सीमित होता है, वह कानून दूसरे राज्य में लागू नहीं होता। ठीक है, अब देखते हैं केंद्र सरकार। हम केंद्र सरकार किसे कहते हैं? केंद्र सरकार वह सरकार है जो पूरे देश के लिए कानून का निर्माण करती है और कुछ विशेष सेवाओं में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है, जैसे रेल सेवा है, डाक सेवा है और बैंक सेवा है। इन सारी सेवाओं का जो कार्य जो इनका देख रेख है केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार का जो निर्माण होता है, केंद्र सरकार के लिए जो कानून बनता है, केंद्र सरकार जो कानून बनाती है वो हमारे भारत की राजधानी दिल्ली में इसको लागू किया जाता है या बनाया जाता है और इसलिए ही इसे दिल्ली वाली सरकार के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा संसद भवन है और यहीं पर से हमारे केंद्र सरकार का कानून लागू होता है। केंद्र सरकार का कानून लागू करने के लिए हमको संसद की आवश्यकता होती है। तो हम संसद किसे कहते हैं? ये संसद किसे कहते हैं? संसद वह होता है जो संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन मिलकर जो कानून का निर्माण करते हैं और कानून का निर्माण करके उसे राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कराकर लागू किया जाता है, उसे हम संसद कहते हैं और वहीं से कानून लागू होता है। तो अगर हम बोलते हैं तो इसमें राज्यसभा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसमें केंद्र सरकार के लिए कानून बनाया जाता है, उसे हम संसद कहते हैं। अब देखते हैं संसद में लोकसभा क्षेत्र किसे कहते हैं। जिस प्रकार से राज्यसभा को विधानसभा क्षेत्रों में बांटा जाता है, उसी प्रकार से लोकसभा क्षेत्र को भी पूरे देश में के क्षेत्र के आधार पर बांटा जाता है। लोकसभा में भारत में लोकसभा क्षेत्र 552 है और लगभग छत्तीसगढ़ में इसमें 11 क्षेत्र में बांटा गया है। छत्तीसगढ़ में कुल लोकसभा क्षेत्र की संख्या 11 है और इसमें जो सदस्यों का चुनाव होता है वह जनता के माध्यम से होता है, जनता के माध्यम से, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र शासन व्यवस्था पर आधारित है। आपको मालूम होगा कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था हम किसको कहते हैं? जहाँ पर जनता का शासन होता है, जनता अपने द्वारा सरकार का चुनाव करती है। अब आप ये बोलोगे कि जनता के द्वारा किस प्रकार सरकार का चुनाव होता है? तो हमारे भारतीय संविधान के अनुसार जिस व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक हो जाती है और उसका मतदाता सूची में नाम लिखा जाता है, तो उस व्यक्ति को अपने क्षेत्र का या लोकसभा के चुनाव में मतदान देने का अधिकार दिया जाता है, जिसे हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी कहते हैं। अब देखते हैं राज्यसभा। राज्यसभा में केंद्र सरकार के सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए इसमें एक सभा का गठन किया जाता है, जिसे हम राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा में भारत में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या लगभग 250 है, जिसमें 248 जो होते हैं वो 238 ये सदस्यों का चुनाव लोकसभा के द्वारा किया जाता है। बाकी जो 12 होते हैं, जैसे
संगीतकार होते हैं, संगीत में और साहित्य में, विज्ञान में, इनमें इनको ख्याति प्राप्त होती है, इनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसी प्रकार से संसद के कार्य कौन कौन से हैं। संसद के कार्य प्रमुख रूप से देखेंगे तो यहाँ पर संसद का कार्य है कानून बनाना, मंत्रिमंडल की समीक्षा करना, प्रश्न उत्तर जवाब को सुनिश्चित करना। ये 3 कार्य प्रमुख रूप से संसद के कार्य होते हैं, जिसमें कानून लागू करना, मंत्रिमंडलों की बैठक की समीक्षा करना और प्रश्न उत्तर जब होता है तो उसमें जवाबदेही सुनिश्चित करने का कार्य संसद का होता है। उसी के आधार पर देखेंगे कार्यपालिका। कार्यपालिका संसद का एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो कानून बनाने का काम करता है। कार्यपालिका कानून बनाने का काम करता है और कानून लागू करने के लिए इसमें जो लोकसभा एवं राज्यसभा के द्वारा बनाया हुआ जो नियम है या कानून है उसको निर्वाचित करने के लिए, उसको लागू करने के लिए इसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना इसमें किसी भी प्रकार का कानून लागू नहीं किया जा सकता या पूरे देश में किसी प्रकार का कानून लागू नहीं होता है। इसी में देखते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जिसे भारत या फिर किसी भी देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है, जिसमें देखेंगे कि किसी भी प्रकार से जो कार्य किया जाता है वह राष्ट्रपति के सहयोग के बिना नहीं होता। वैसे तो कोई भी कानून को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रिमंडलों की सहमति से कानून बनता है, किंतु उसे लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्रपति की होती है। तो राष्ट्रपति हर एक देश का राष्ट्रपति उस देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। ये केंद्र सरकार के माध्यम से हम जानते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रपति का जो कार्य है, राष्ट्रपति का कार्य क्या कौन कौन से। अब देखते हैं यहाँ राष्ट्रपति के कार्य। राष्ट्रपति के कार्य कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों, राष्ट्रपति के कार्य, एक तो हम राष्ट्रपति को भारत या फिर किसी भी देश का प्रथम नागरिक कहते हैं। उसके आधार पर इनके जो कार्य हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनका जो पहला कार्य होता है ये महाधिवक्ता होते हैं। महाधिवक्ता, चुनाव आयोग, जो मुख्य चुनाव आयोग होते हैं उनका, और राज्यपाल का, और इसमें जो राज्य के जो सदस्य होते हैं, राज्य के सदस्य के आधार पर इन लोगों का जो कार्य होता है, जिसमें मुख्य चुनाव आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का चुनाव करता है। दूसरा कार्य इनका प्रमुख रूप से देखा जाएगा तो ये देश के या फिर हम बोल सकते हैं भारत देश में जितनी भी सेनाएं हैं उनका सेनापति होता है। तीसरा कार्य वो होता है इनका जो राष्ट्रपति जब किसी देश के साथ युद्ध की घोषणा भी कर सकता है या फिर किसी देश के साथ उसे संधि भी करने की क्षमता इनको होती है। राष्ट्रपति का जो चौथा कार्य जिसमें इसे क्षमादान करने की शक्ति होती है। किसी भी बड़े जो अपराध होते हैं अगर वह क्षमा करना चाहता है तो राष्ट्रपति के माध्यम से इनसे क्षमादान प्राप्त हो सकता है। तो एक बार फिर से मैं इसको दोहरा देती हूँ कि राष्ट्रपति के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल है, मुख्य चुनाव आयोग है, महाधिवक्ता होते हैं जो, और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीशों का, संघ लोक सेवा आयोग के प्रमुख अध्यक्ष जो होते हैं उनका निर्वाचन करता है, उनकी नियुक्ति करता है। अब देखते हैं दूसरा कार्य है इनका जो देश में जो सेना होती है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, ये सभी सेनाओं की ये सेनापति होते हैं। और इनका जो तीसरा कार्य होता है, ये तीसरा कार्य इनको
किसी भी देश से ये युद्ध की घोषणा कर सकते हैं या फिर किसी भी देश के साथ संधि स्थापित करने की क्षमता इनको मिलती है। उसके बाद है इनका जो चौथा कार्य है, चौथा कार्य इन्हें क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त होती है। क्षमादान का तात्पर्य है कि किसी भी अपराध को वो क्षमा कर सकते हैं, उसे उसका दंड नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार से राष्ट्रपति की शक्तियाँ प्रमुख रूप से कार्य करती है। और एक जब किसी भी देश में या किसी भी राष्ट्रपति को यह शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं, जैसे किसी भी देश में सुरक्षा पर अगर खतरा होता है, चाहे वह युद्ध का हो, चाहे जैसे अभी वर्तमान में चल रहा है कोरोना के आधार पर ये राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं या आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, जिसके कारण से हम वहाँ देश के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। आप देखते हैं इसी में आपका इसके आधार पर देखोगे उच्च न्यायालय के अधिकार एवं शक्तियाँ कौन कौन से होते हैं। उच्च न्यायालय एवं के अधिकार एवं शक्तियाँ, इसमें से प्रमुख रूप से 3 भागों में इसको बांटा गया है। पहला तो देखेंगे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा है अपीली क्षेत्राधिकार, तीसरा है परामर्श क्षेत्राधिकार। इसमें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इसमें जो जिन मुद्दों में सुनवाई की जाती है उसके बारे में बताया गया है। जैसे किसी में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो मुद्दा चल रहा है उसमें उस मुद्दे की सुनवाई इसके आधार पर उच्च न्यायालय के अंतर्गत पर आधारित होता है। इसके बाद है देखेंगे जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो विवादित होता या फिर 2 राज्यों के बीच में जो विवाद उत्पन्न होता है, उन मामलों को सुलझाने के लिए ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार इसमें उसकी सुनवाई कर सकता है। तीसरा है इसमें देखेंगे नागरिकों के मूल अधिकार जो होते हैं, उसमें उनके अधिकारों का अगर हनन होता है, क्योंकि संविधान के अनुसार से भारत में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अगर उनके मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है तो ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है और उनके अधिकारों की सुनवाई वहाँ पर की जाएगी। उसके बाद देखते हैं अपीली क्षेत्राधिकार। अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत देखेंगे जो उच्च न्यायालय में दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय। अब बच्चों आप बोलोगे दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय क्या है, तो इसके पहले कक्षा में आपने पढ़ा था। दीवानी न्यायालय वह न्यायालय है जिसमें किसी भी मुद्दे में, जैसे मालिक है, मजदूर है, इनके बीच में पैसे के लेन देन, जमीन जायदाद से संबंधित जो लेन देन मुद्दे होते हैं, जो विवाद होते हैं, उनको सुलझाने के लिए उच्च न्यायालय में दीवानी न्यायालय का उपयोग, उसमें उसकी सुनवाई की जाती है। उसी प्रकार से जो फौजदारी न्यायालय है, फौजदारी न्यायालय में जैसे समाज में फैले हुए असामाजिक तत्व होते हैं, जैसे चोरी है, डकैती है, हत्या है, मारपीट है, इन सारे चीज़ों या फिर इन सारे मुद्दों की सुनवाई इन अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किया जाता है। अब देखते हैं इसमें परामर्श क्षेत्राधिकार क्या है। तो परामर्श क्षेत्राधिकार के अंतर्गत यहाँ पर राष्ट्रपति जब कोई उच्च न्यायालय के आधार पर किसी सार्वजनिक हित के लिए या फिर ऐसे तथ्यों के बारे में जानकारी या परामर्श लेना चाहता है तो वो वहाँ से ले सकता है, किंतु उसको मानने के लिए वो बाध्य नहीं होता। ये आपका परामर्श क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो अब देखते हैं बच्चों, इसमें हम संसद के आधार पर यहाँ पर केंद्र सरकार के जो कार्य हैं, केंद्र सरकार के कार्य के आधार पर संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा है, संसद के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, इसमें कार्यपालिका की क्या भूमिका होती है, राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है, राष्ट्रपति के प्रमुख कार्य एवं उनकी शक्तियाँ कौन कौन से होते हैं, और न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका जो संसद के प्रमुख अंग होते हैं, इनका कार्य क्या कौन कौन सा होता है, इसके बारे में आपने विस्तृत अध्ययन किया।
इसका जो प्रश्न उत्तर है आपको अगली कक्षा अगली क्लास में मिलेगा, किंतु अभी जो मौलिक अधिकार जो आपका दूसरा अध्याय है, दूसरे अध्याय का प्रश्न उत्तर आपको कल के जो आज का जो क्लास है वो क्लास में आपको दिया जाएगा, जिसे आप अपनी कॉपी में सुंदर साफ अक्षरों में लिखोगे और रोज आपको 5 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको याद करना है। ठीक है, थैंक यू।